से जो मैं बता दूं, नंबर 1, 2 अप्रैल से हम पे टैरिफ लागू करने की बात कही है। करेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना तो नहीं है, कितना आज की तारीख कितनी रखी है आज? 6। आज 6 हाँ, मार्च, हाँ। 3-4 हफ्ते हैं, तो तब तक शायद हम, पीयूष गोयल साहब अमेरिका में ही हैं, पता है ना आपको? हाँ। वाणिज्य मंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्हीं के काम है कि ये टैरिफ के यस। सेटल करके कुछ आएंगे वो। करके आएंगे। हाँ, निश्चिंत रहो। हाँ, और देखो ट्रम्प को भी अब और दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाना, सही बात है ना? हम्म, सो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा एक अच्छा संकेत है कि वो जब जिनसे अड़ रहे हैं हम्म, उनसे नरम हो रहे, तो हमसे तो होंगे ही, ऐसा उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद रखने में कुछ गलत नहीं है, नंबर 1। करेक्ट। नंबर 2, डॉलर इंडेक्स सबसे बड़ा पॉजिटिव है। हमने जैसे हमने कहा भी था, जैसे, और आपको याद होगा कि जब लोग सही बार बार बोल रहे थे कब बॉटम बनेगा, कब बॉटम बनने के संकेत तभी आएंगे जब आपको डॉलर इंडेक्स रिवर्सल होते हुए दिखेगा। करेक्ट। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी जहां से शुरू हुई, आप देख लीजिए 110 से डॉलर इंडेक्स घटकर 104 के करीब आ गया। रुपए ने बॉटम बना के गिरना बंद कर दिया। एक और बढ़िया संकेत है, हम्म, आमतौर पर सारी बुरी खबरों के बीच में माहौल खराब होता है। 21,964 का लो जो आपने 2 दिन पहले बनाया, उसके ठीक 1 दिन पहले 11,700 करोड़ की कैश में बिकवाली। हाँ। एमएससीआई इंडेक्स को मिला के देखे तो 18-20 हजार करोड़ की बिकवाली। बिकवाली का भी टॉप वहीं बना है, बिकवाली का टॉप और बाजार का बॉटम, हाईएस्ट एवर बिकवाली के साथ बाजार का बॉटम। सो कई सारी चीजें एक साथ जो खराब होती है ना, आप देखो, और ये हमारा एकदम परफेक्ट था कि डॉलर इंडेक्स ही डिसाइड करेगा कि हमें बढ़ना ही नहीं बढ़ना, और वहां से अब धीमे धीमे आपके लिए दिखेगा। तीसरा, कच्चा तेल। उससे पहले एक चीज और बॉन्ड डील बता दूं, बॉन्ड डील 4.25% के आसपास आ गई घटकर। Yes. ये भी करीबन करीबन ट्रम्प साहब के कुर्सी पे बैठने के बाद ½ % से ज्यादा घटी है। और आखिर में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल, मैं फिर कहूंगा, आंखें मल के देखिए ऐसे, आपको भरोसा नहीं होगा। $70 के नीचे 69 आ गया था कल। 3 साल के नीचे, 1-2 साल के नहीं, 3 साल के। 3 साल में सबसे फेवरेबल है कच्चा तेल। और क्या चाहिए लाइफ में आपको? सर, इंडिया के लिए सब ठीक हो रहा है। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। बिलीव तो करना पड़ेगा जो जी बिजनेस के दर्शक हैं, क्योंकि ये बात सर ने अभी नहीं, नए साल से पहले ही दर्शा दी थी कि कच्चा तेल यहाँ से नरमाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देते हैं कि सर ने आपको आज से 2-2.5 महीने पहले क्या राय दी थी। 25 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो मुझे नजर आती है वो है कच्चा तेल। तो मेरा ये मानना है कि कच्चे तेल के फंडामेंटल कमजोर हैं। धीमे धीमे सबका रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट होकर एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत खुल गए, इससे नहीं तो उससे लेने का, सस्ता कच्चा तेल लेने का। ऐसे में हमारा ये मानना है कि, और ट्रंप कभी भी कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है। सर एकदम सटीक एनालिसिस ये साबित हुई और हूबहू कच्चा तेल उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई भी दिया है सर। नवंबर के बाद फरवरी में फर्स्ट मंथली डिक्लाइन दिखा और गिरता ही जा रहा हमने है। तो बहुत बोल्ड कॉल दिया है इस बार की, इस साल की थीम ही कच्चा तेल है। आप देखिए, PHP IOC हुआ या फिर आपके इंडिगो हुआ, ये सारे स्टॉक्स, हम एशियन पेंट्स हुआ, जो हमने बोल्ड कॉल। और आज भी देखिए खराब मार्केट में उतने नहीं घटे हैं। PHP तो चलो थोड़ा PSU इसलिए, एशियन पेंट्स देखे ना कहाँ घटा है, इंडिगो देखो ना कहाँ घटा है। एशियन पेंट्स 2300 के आसपास लाओ जरा, एशियन पेंट्स और इंडिगो लाइए, 2150-65 के आसपास के है। करीब बनता इवन था। इंडिगो 4400-4500 है आपका, 4700 हो गया बढ़ते बढ़ते, क्या बात। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ये है। ओके सर, अब FIIs पे आ जाते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उम्मीदें बन रही हैं, जैसी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, क्या अब फाइनली खरीदारी के लिए आएंगे? आज के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी ना, सर। इन पे फोकस की। एक, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, बोफा की रिपोर्ट है निफ्टी पर। वो निफ्टी पर बुलिश है, और CY25, CY मतलब क्या हुआ पहले समझो। FI मतलब तो आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो अपना फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जहाँ जाके वो खत्म होता है। जैसे अब ये हमारा 1 अप्रैल 2025 से जो शुरू होगा अब नया, वो होगा 2026 पे खत्म, मार्च 2000, तो FY26 होगा। अभी जो चल रहा है वो FY25, क्योंकि 31 मार्च 2025 को। तो FY25 ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर। CY मतलब क्या, करंट ईयर। करंट ईयर यानी कौन सा चल रहा है, 2025। इस करंट ईयर में बोफा को लग रहा है कि निफ्टी 14% का रिटर्न देगा। 25,000 का लक्ष्य रखा है दिसंबर 2025 तक। है ना? अच्छा, अच्छी ये ब्रोकरेज बड़ी भाई। अच्छा, एक और बढ़िया ब्रोकरेज है जेफरीज। जेफरीज कह रहा है भाई भारतीय बाजार तेजी के लिए तैयार है। ठीक है। MSCI में इमर्जिंग मार्केट्स में जो उनके 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन चलते हैं, उस पे आ गया बाजार। करेक्ट। 10 साल के एवरेज। और बोले कि जब इन वैल्यूएशन पे आता है, बाजार रिवर्स होकर मजबूत हो जाता है। जेफरीज मजबूत, और क्यों? डॉलर इंडेक्स कमजोर है और FA के लौटने के संकेत आ रहे हैं।
उनको आगे हमें नहीं आए अभी तक, हमें कम होने की संकेत है। तीसरा, मॉर्गन स्टैनली के रिदम जैसे साहब, वो तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के भाई ये ले लो, ये इंडिया में खरीदने का समय है। करेक्ट। और उनसे ज़्यादा कौन समझने वाला है मार्केट, क्योंकि है मॉर्गन स्टैनली के एमडी, लेकिन इंडिया पे जो इनकी गजब की ग्रिप है वो कमाल की है। सो 3 बड़े ब्रोकरेजेस आपके लिए बुलिश हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि एफआईज के ब्रोकरेजेस तो बुलिश हो गए बड़ी गिरावट के बाद, उनको बाजार भी सस्ते लग रहे हैं, खासतौर से लार्ज कैप शेयर जो है वो अब एफआईज को बड़े सस्ते लगने लगे। उनको ये माना कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी समस्या हो सकती है, लार्ज कैप सस्ते होने लगे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरों की नहीं, खुद के लोगों की तो सुनेंगे एफआई, हमारी ना सुनो, अपने लोगों की सुनो। आप ही के ब्रोकरेजेस हैं, इन हाउस एनालिसिस तो सुनो, इन हाउस आज सुनेंगे, सोचेंगे हाँ भाई। तो मुझे लग रहा है अब एफआई फंड मैनेजर भी बेचना बंद करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे। ये नहीं बोलूंगा कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। खैर वैसे उस चीज़ का बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो जिसको जैसा सोचना है बोलना करे, लेकिन मैं बता दूं ये नारे की शुरुआत हमने की थी जब निफ्टी 23,000 होता था। करेक्ट। 23,000 से 26,277 भी हुआ है। हाँ। और हमारा आखिरी जो हमारा टारगेट था निफ्टी का वो 25 में 26 ही था। हमने कभी 26,000 के ऊपर का टारगेट दिया ही नहीं निफ्टी पे, न 26,500 दिया न 27 दिया, क्योंकि हमें वहाँ समझ में तो आ रहा था। और कई बार लोग बताए, हमें बार बार बोलता हूँ कि हाँ हमने 100% एग्जिट, लेकिन कम से कम ये तो है कि हमने 25,800 पे 25% तो एग्जिट बोला कि 25% पोर्टफोलियो तो आप एकदम से खाली कर दीजिए ताकि नीचे की जगह रहे। अगर किसी ने 25% भी पोर्टफोलियो खाली हुआ क्या होता तो उस प्रॉफिट में के साथ तकलीफ आज बहुत कम होती। मैं ये नहीं कहता कि तकलीफ खत्म हो जाती है, खत्म तो किसी की नहीं होती। जो बाजार में होता है गिरता बाजार तो तकलीफ तो जिसके पास शेयर है उनको भी होती है, जो बाजार देखता है उसको भी होती है, आपको भी है, हमें भी, सबको है। लेकिन कम कितनी हो सकती है वही वाली, बट ठीक है, वक्त वक्त की बात है। कई चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं कुछ शेयर घट गए ऊपर से, पूरा मार्केट घटा है, अच्छे भी घटे हैं खराब भी घटे हैं। आप सोचो बाकी सब छोड़ो, रिलायंस 1200 के नीचे है। अब अगर रिलायंस घट सकता है इतना तो कोई भी घट सकता है, क्यों नहीं घट सकता? रिलायंस 20-25% घट सकता है तो कोई भी स्टॉक घट सकता है। ठीक है, घटने के पहले बढ़े क्या? नो डाउट 3 साल का व्यू है, 25-50% बढ़ गया, नहीं बेच पाए, 3 साल का व्यू वहाँ काम आएगा। तो कुछ नहीं, मार्केट है ऊपर नीचे चलेगा, नहीं तो फिर सभी लोग एफडी कर लेना। सही बात है। अगर बिल्कुल हमेशा बढ़ने वाली मार्केट हो या इस तरह का पैनिक कभी ना देखने को मिले तो हर आदमी पैसा एफडी में ही लगाएगा ना, फिर मार्केट में लगाने की जरूरत क्या है? ये तो स्वभाव है मार्केट का। ये अगर जिसने झेल लिया उसकी वेल्थ बन जाएगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि आज से बढ़ना शुरू, कल से बढ़ना शुरू, अपने अपने झटके तो हर वक्त लगेंगे। और सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब तक हमारे डर लगा रहता है तब तक झटके कम लगते हैं, जिस दिन निडर हो जाते हैं ना झटके ज्यादा लगते हैं। बात सिंपल सी चीज। तो आइए, एफआईज की बिकवाली का दबाव लगातार कम हो रहा है, कल भी उन्होंने कम किया है। घरेलू फंड दिल और खजाना खोलकर खरीदारी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, कल का टेक्निकल परफॉर्मेंस आपको मार्केट का कैसा लगे? 10 दिन गिरे, कल मजबूत बंद हुआ है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकल का मतलब ये ना समझिए कि मैं चार्ट के हिसाब से राय दूंगा। हाँ, चार्ट में अपना अंडा है, जीरो। मतलब लकीरों के अलावा कुछ नहीं दिखता अपने को। ठीक है, अपने देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ट में सिंपल सी चीज़ है, वो 20 दिनों का डीमा, 100 दिनों का, 200 दिनों का, ये एक्सपोनेंशियल या डीमा, वो कोई भी आदमी देख के लेवल से डिसाइड कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नो डाउट। उसके अलावा पैटर्न ये सब निकालते जो हमारे एक्सपर्ट, वो बड़ी चीज़ है। वो जो हमारे एक्सपर्ट पैनल पे निकालते हैं, ये पैटर्न बना है, जैसे कुणाल जी राकेश जाके डायमंड पैटर्न बोलते हैं, किसी को मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हर कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये 200 दिन का डीमा पे सपोर्ट लेगा, 50 पे नहीं लेगा, ये तो आप हर ऐप पे जो आजकल सब रेडीमेड मिलते हैं तो वो हमारे दर्शक, इसलिए मैंने उस तरफ कभी कोशिश नहीं की। मैं टेक्निकल से कुछ डेटा के हिसाब से बताना चाहूँ। अच्छा। तकनीकी तौर पर 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 10 दिन नीचे बंद हुआ था। करेक्ट। पिछले 19 दिनों में लगातार एक दिन छोड़ के, जिस दिन 30 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ, अब तो सबने गोट के याद कर लिया। बाकी 19 दिन में 18 दिन निफ्टी कमजोर हुआ। 28 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव बंद हुआ है। ठीक है, टॉप से निफ्टी 16% और बैंक निफ्टी 12% लुढ़क गया। टॉप से मिड कैप 23%, स्मॉल कैप 27% और पीएसयू इंडेक्स 33% टूटा है। अब ये करेक्शन नहीं तो और क्या है? और पहली बार मैंने लाइफ में करेक्शन सिर्फ एक वजह से देखा है,
वो कि वैल्यूएशन महंगे हैं। हाँ, नहीं तो हमेशा करेक्शन इतने बड़े मतलब छोटे मोटे वैल्यूएशन वाले करेक्शन 5-7% के होते हैं, इससे बड़े नहीं होते हैं। करेक्ट। हमेशा वैल्यू करेक्शन जो बड़े होते हैं वो किसी न किसी कारण के होते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर होता है कि भाई सरकार गिर गई, कोविड। कोविड हो गया, लेमन क्राइसिस हो गया, कुछ ऐसी बड़ी चीजें है ना तो होता है। इस वजह से पहली बार देखा, ये भी सीखा है, चलो बढ़िया बात है। ओवरसोल्ड होने के बाद कल पहली बार लंबे समय बाद रिकवरी आई और अच्छी रिकवरी आई। बाजार ने कल हायर हाई हायर लो बनाया। वो जो पॉइंट्स आप 3 मेंशन कर रहे हाँ देखो याद है, एक्चुअली ये बहुत जरूरी नहीं। हाँ कई बार कहता हूँ मैं ना, जैसा हमने कहा कि 25% बेच दो पोर्टफोलियो, हमने 1-2 बार बोला, इसलिए मैं पूरी क्रेडिट भी नहीं ले रहा कि हमने। क्या होता है कि जब तक लोगों को आप बार बार ना बोलो ना, उनको वो कॉन्फिडेंस है। एक बार तो हल्के से मैं बोल के कहीं भी बोल भी दूंगा तो लोग ने सुना अनसुना कर देंगे। हमने कोविड में क्यों लोगों को अच्छा लगा, चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना। करेक्ट। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि किसी व्यू को बहुत स्ट्रांगली रखेंगे 3 बार 4 बार। जैसे बार बार बोला तो अब आपको याद हो गया ना, 3 ट्रिगर है। क्या कल बाजार ने हायर हाई हायर लो बनाया, पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हुआ। यस। और तीसरी अच्छी थी कि डे हाई के आसपास बंद हुआ। तो डे हाई के आसपास तो बंद नहीं हुआ लेकिन क्लोजिंग ठीक मिली, इतनी बुरी भी नहीं, डे हाई से बहुत नीचे भी बंद नहीं हुआ, तो ठीक ठाक से क्लोजिंग कल आपको मिल गई। आज फिर से एक रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा, जैसा हमने लीग मैचेस में न्यूजीलैंड को हराया था, सेम वैसा रिपीट टेलीकास्ट एक हमें संडे को भी चाहिए फाइनल्स में। चीजें बराबर, बिल्कुल। बस उतना ही चाहिए। आज और संडे 2 दिन हमें रिपीट टेलीकास्ट मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। निफ्टी 22,550 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल नोट करो। एक मिनट, क्रिकेट की पिक्चर आई थी बीच में। हाँ, आपने आपने संडे का रिपीट टेलीकास्ट बोला था। ओके, अक्सर पटेल साहब कमाल करते हैं, इस बार भी अक्षर पटेल साहब कमाल करेंगे इस संडे को। राइट। वो अक्सर करते ही हैं ये कमाल, है ना। निफ्टी 22,550 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बंद होने पर आप ये समझिए कि थोड़े खतरे से बाहर निकल गए। अब तक खतरा टला नहीं है। अच्छा। नहीं, देखो इतना गिरने के बाद है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा, गड़बड़ होती है। कॉलर ज्यादा ऊंची नहीं करने का। ठीक है। 22,550 के नीचे बंद होंगे तो आप ये मान लीजिए 22,000 आसानी से नहीं तोड़ेंगे। उसके लिए कुछ बड़ा कांड होना चाहिए ट्रम्प साहब की तरफ से। हाँ, कांड, ट्रम्प साहब की तरफ से, ठीक है। 49,000 के ऊपर बंद हो जाएंगे निफ्टी बैंक पे, तो फिर हम आसानी से 48,000 नहीं तोड़ेंगे। ये आप कॉन्फिडेंस है, क्लियर है? ठीक है। डन? ओके। आपको याद है 48,000 में बोलता था बार बार, 47,800 48,000 की रेंज में जब बैंक निफ्टी, एक बार मेरे नाम से ले लेना प्लीज, एक बार मेरे नाम से ले लेना। यस। एनीवे, चलिए, नई कमजोरी 22,000 और 48,000 के नीचे बंद होने पर भी होगी। इस स्लाइड को इग्नोर कर दो, नहीं होगी, चिंता मत करो। ओके, जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन। जरूरी है। नहीं, वर्ड ऑफ कॉशन। अच्छा सर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कल एक रिलीफ देखने को मिला मार्केट में। आज थोड़ा जोश की उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ा जोश की उम्मीद नहीं, ज्यादा जोश की उम्मीद करें, क्योंकि आज के लिए एक भी ट्रिगर अभी तक मुझे पॉजिटिव मिला नहीं है। ट्रम्प नरम है, अमेरिकी बाजार गर्म है, नंबर 1, ठीक है। ओके। नंबर 2, डॉलर इंडेक्स टूटा है। नंबर 3, कच्चे तेल का तेल निकल गया। नंबर 4, एफआईएस की बिकवाली कम होगी, घरेलू फंड का दम, इनकी बिकवाली कम, इनका दम। 20 दिन में पहली बार मजबूती का एक संकेत दिया है। और एक और में लिखना रह गया आरबीआई का एक्शन, ठीक है, वो रह गया। एक ही रिस्क है, ट्रम्प साहब कब क्या कह दे, क्या कर दे। आई डोंट नो उनकी वाइफ को पता है कि नहीं, बाकी उसके अलावा तो किसी को नहीं पता। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने इस बार कुछ बोला था ना कि मैं वाइफ को पूछ के करता हूँ, ऐसा कुछ तो बात है। उन्होंने थैंक यू किया था, मतलब पब्लिकली। वो कल जो क्या बोले उसमें, मैंने एग्जैक्टली सुना नहीं, बट ये कहा था दैट माय, मतलब कुणाल जी बता रहे थे सेंस ये था कि वाइफ नोज एवरीथिंग। यही जानबूझ के समझ के चले तो उनके लिए बेहतर है। आइए, ठीक है। तो सर, हमने ये तो समझ लिया पॉजिटिव पॉइंट। अब ट्रेडर्स को क्या करना है सर, क्या ये बताइए। तो शुरुआत हो तुरंत खरीदे, नीचे शुरुआत हो ज्यादा खरीदे, ठीक है। पहली चीज क्लियर है, ठीक है। ऊपर खुल रहे हैं तो पहली डिप जो भी आए, हो सकता है कल का हाई 400 है, 394, 2 दिनों 3 दिनों का हाई 450 है, ठीक है। वहां से एक डिप मिले शुरुआत के 15 मिनट, 15 आधा घंटे, 1 घंटे में, जो भी पहली डिप में, उस पहली डिप में रिवर्सल पे खरीद लीजिए। ठीक है। दोनों तरीके, शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तुरंत, गैप से ऊपर खुल जाए तो डिप पे आ जाए, ठीक है। खरीदने की जल्दी करें, बेचने की नहीं। अच्छा। बेचने की हड़बड़ी ना करें। ओके। हाँ, शॉर्ट करने की, बेचने से मेरा मतलब है शॉर्ट करने की। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, रिकवरी का पूरा फायदा उठाएं। 22,550 के ऊपर बंद होने पर फुल कॉन्फिडेंस में आए। स्टॉप लॉस कॉन्फिडेंस का
प्रोटेक्शन, जो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो प्रोटेक्शन स्टॉप लॉस से जरूर रखने का। ठीक है। कॉन्फिडेंस इसलिए चाहिए ताकि आप ट्रेड ढंग से ले पाए, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ट्रेड ही लेना है। कॉन्फिडेंस का मतलब कि जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप हिले नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ये आपके लिए ठीक है। रहेगा पूरा प्रोटेक्शन। अच्छा, अब सर और निवेशकों अब फंसी हुई पोजीशन में एक हाँ, और है। जी अब फंसी हुई पोजीशन में जैसे जैसे भाव आए उसके आसपास निकले, उसमें कमाने की मत सोचिए, क्योंकि ये नियम है। ऐसा नहीं है उसका मतलब कि और ऊपर नहीं जा सकता, जाता है जाने दो। ठीक है। आपकी तो बैंड बजी हुई थी ना, नीचे जितनी पोजीशन देखी और उसमें तो हालत जो खराब थी, कोई स्टॉक आपका 10% नीचे आ गया लेने के बाद, अब उसमें भाव आ रहा है, उसमें ये मत सोचो कि यार मैं बहुत कमा लूंगा। जी। गलत हो गया ना सौदा, एक बार उससे निकलो। गलत सौदे में से जो निकलना जानता है वो अच्छे समय में पैसा बनाएगा। डन। और सर जो निवेशक वेट कर रहे थे अगली आखिरी खेप डालने का, उनके लिए मौका नेहा है? जी 22,800 पे भी मैंने बोला था हाँ। कि अगला हमारा इन्वेस्टमेंट 22,200 की रेंज में होगा, यस। और आखिरी हम 21,200-300 के आसपास के लिए रखेंगे। अगर आया तो सेम ही है, जिन्होंने पैसा लगा दिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। आखिरी किश्त एक बचा के रखें, अगर एक और गिरावट आ जाए, रूल आउट नहीं कर सकते आप, मना नहीं कर सकते, आ जाए झटके में कभी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक इंस्टॉलमेंट ले। कई लोगों को लगता है कि मैंने 50 इंस्टॉलमेंट लगवा दी, तो मैं तो खुश हूँ इसमें। अगर किसी को लगता है मैंने 50 लगवाई तो एसआईपी में ही लगाई होगी, और जो एसआईपी करेगा वो जीतेगा, आगे पीछे जीतेगा। ठीक है। और सर एक आखिरी सवाल, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स आज के हीरो साबित हो सकते हैं? मेटल और फार्मा चलेंगे। मेटल, फार्मा। हाँ, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी मेटल को मजबूती देगी। टेरिफ पे है ना, फार्मा पे चुप है एकदम, चिड़ी ट्रम्प साहब, चिड़ी चुप हम बोलते हैं उसको। चिड़ी चुप। हाँ, कुछ नहीं, नाम नहीं लेना बिल्कुल। तो फार्मा, रिलायंस मुझे लगता है आज रिकवरी को लीड करने की कोशिश करेगा। बैंकिंग शेयरों में वैसे एक दिन मजबूती, एक दिन थोड़ा ठंडा वाला मामला रहता है, कल ठीक ही थे। आज मुझे लगता है आरबीआई का बूस्टर डोज है, थोड़ा और एक्शन आना चाहिए। ऑटो शेयरों में थोड़ी रिकवरी हमारे यहाँ भी हो सकती है। टाटा मोटर्स याद है, यस, हमारा टेरिफ स्टॉक। टैरिफ स्टॉक था। हाँ, अगर ट्रम्प टेरिफ पे ऑटो पे ही सबसे पहले राहत दे रहे हैं, तो आई थिंक टाटा मोटर्स हो सकता है आज अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करे। थोड़े बहुत केमिकल शेयरों में भी रिकवरी का माहौल बन सकता है, तो ओवरऑल मामला ठीक है। ओके सर, अब बता दीजिए क्यूज आपको कैसे दिख रहे हैं? हाँ, अरे आज की स्टडी भी दिन में, आज मैंने बताया ना, आज सबसे लंबी है हमारी डेटा से। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड नेगेटिव। ओके। 22,125, 22,250 सपोर्ट जोन, 22,000, 22,100 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, आएगा नहीं। 22,450, 550 पहली ऊपरी रेंज टच करेंगे। 625, 725 बेचने के लिए अच्छी जगह है। बैंक निफ्टी 48,200, 350 पहला सपोर्ट जोन, 47,925, 48,075, इसको 48,075 करिएगा। 48,175 नहीं, 48,075 ये आपके लिए खरीदारी करने के लिए मजबूत जगह। बैंक निफ्टी ऊपर में 48,850, 48,975 एक ये रेंज जरूर देखने को मिलेगा। इसके पार निकले तो 49,150 से 49,350 वहां पर करेंगे हम प्रॉफिट बुकिंग। एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सेम है जी। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बड़ा है, नो इश्यूज। ठीक। स्टॉप लॉस एक ही 22,050। इंट्राडे क्लोजिंग किसी को छोटा रखना है 22,250 रखें, अदरवाइज 22,050। अगर 22,400 पार कर ले तो 22,250 पे ले आए। अच्छा, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,000 इंट्राडे क्लोजिंग, इसमें नो छेड़छाड़। और शॉर्ट साइड पे 22,400 कल का हाई पार करते इंट्राडे ट्रिगर। क्लोजिंग आपकी मर्जी पे है, 22,400 रखना है, 450 रखना है या 550 रखना है, तीनों में से जो एक रखना है, तीन में से एक रखना है, इसके अलावा चॉइस नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग एक ही 48,750, दैट्स इट। नई पोजीशन निफ्टी की? खरीदो निफ्टी 22,250 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस 22,225 का टारगेट, 400, 450 दो छोटे टारगेट, 500, 550 दो मीडियम टारगेट, 625, 675 फाइनल टारगेट। और जो सेल करने की सोच रहे हैं? सेल करने की सोच रहे, ट्रिकी है, कहाँ बेचना चाहिए मेरे लिए। अगर बेचना कहीं एक जगह है तो है 22,550, सिंपल वन जगह। सो 22,500, 625 की रेंज में थोड़ा मूड माहौल देख के डिसाइड करें कहाँ बेचना है। 550 के आसपास बेचना ज़्यादा सेफ है, एक ही बार बेचेगा, अनेक बार नहीं। वही एग्रेसिव ट्रेडर्स। हाँ, एग्रेसिव। 725 का स्टॉप लॉस होगा। 22,450, 402 छोटे टारगेट, 350, 275, 200 और 125 तक के फाइनल टारगेट अगर आए तो छोटे टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। बैंक निफ्टी में नई पोजीशन खरीदना है कल के लो के नीचे, कल का लो है 48,190 का, 48,150 का लगाएं स्टॉप लॉस, खरीदें। टारगेट 675, 750 दो छोटे टारगेट विजिबल है एकदम। 850, 975 दो मीडियम टारगेट, और 49,000 के ऊपर निकलेगा मजा तो तभी आएगा लाइफ में। 49,100, 250 और 350 तक के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी पे तेजी बनाने का बन सकता है मौका। और जो सेल करना चाहते हैं? सेल करना चाहते कहाँ करें, ये बड़ा सवाल है। 49,000 के नजदीक मूड माहौल देखकर वहां एक बार बेचा जा सकता है। तो 48,975, 49,150 की रेंज में सिर्फ एक बार बेचना है, एक ही बार बेचने का ट्रेड, एक ही बार है आज।
ध्यान ओके, रखें, है ना। डन। कई बार बोलता था ना मैं, लेने का एक ही बार लीजिएगा, 2 बार मत लीजिएगा। ट्रेंड थोड़ा सा, जो ट्रेंड तो नहीं बोलूँगा, जो थोड़ा सा सेटअप चेंज हो रहा है उसमें एक ही जगह बेचिएगा। 49,350 का स्टॉप लॉस होगा, 48,850, 750 2 छोटे टारगेट, 675, 575 2 मीडियम टारगेट, 500, 375 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी। ओके, एफएनओ बैन में तो कुछ है नहीं, वही मन्नापुरम फाइनेंस है, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। कोई एफएनओ डेटा शेयर डेटा कुछ खास काम के नहीं है, सिर्फ एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है नेहा, वो है 22,500 550। 1,10,00,000 शेयर है 22,500 के कॉल पर, 95 लाख शेयर 22,550। तो रुकावट की रेंज यहीं पर है। सपोर्ट आपका सीधा सीधा 22,200 पर है, जहाँ 88 लाख शेयर है। तो 22,200 नीचे सपोर्ट है, 22,550 ऊपर रुकावट है। वायदा कारोबार के डेटा के लिए बैंक निफ्टी के डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। डन। आइए, ओके, बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हुआ है स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल के साथ। सर आई प्रिज्यूम पहला स्टॉक तो रिलायंस ही होगा। हाँ, पहले बिल्कुल आप प्रिज्यूम, क्या आपका मतलब, इसको प्रिज्यूम नहीं है, इसका आपका ये एनालिसिस है एकदम। ये खरीदने की राय है। 1160 का स्टॉप है, 1195, 1205, 1220 तक के टारगेट के लिए। अगर निफ्टी को मजबूत होना है, 500, 550 तक जाना है, तो आज रिलायंस की उसमें योगदान बहुत ज़रूरी है, वहीं से बनेगा। ठीक है, अब आइए, क्यों, एक तो स्टॉक अच्छे लेवल पे आ गया गिर गिरा के, उम्मीद करने की थोड़ी रिकवरी बननी चाहिए। कल हल्का संकेत दिया है। रिपोर्ट्स आज 2-3 आई है अच्छी आई, जिसमें बढ़िया वाली बता दूं, जेफरीज ने यहाँ पर 1660 का टारगेट रखा है। ठीक है, HSBC ने टारगेट 1580 रखा है, 1590 किया है, 10 रुपये बढ़ाया है। अच्छा, बस कंजूस। ओके, मॉर्गन स्टैनली का टारगेट 1606 का है। ये है कुछ अच्छे टारगेट्स, तो मुझे लगता है रिलायंस आज लीड करना चाहिए। दूसरा है हमारा टैरिफ स्टॉक, टाटा मोटर्स। जैसे टैरिफ और वो भी ऑटो पे धीमे पड़ने के शंका, बस यही कि कल 3% बढ़ा, लेकिन फिर भी बढ़ सकता है। ये 3% बढ़ा, ऐसा अब सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल सोचा था ऐसा, जो गलती की। क्या, कल मैंने BPCL और IOC दिया था, दोनों बाय कॉल, दोनों 3-3, 4-4% चले। HPCL देना चाहिए था मुझे, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि HPCL 6%, 5% बढ़ चुका था, मुझे लगा कि ये कम बढ़े हैं, फिर भी कल ये HPCL ही ज़्यादा बढ़ा। तो जो बढ़ सकता है वो बढ़ ही सकता है। ऐसे तीन घटे तो 50% है, 5% बढ़ गए तो क्या है ना। इसलिए ये सोचना है, तो इसलिए 3% कल बढ़ा है, फिर भी बढ़ सकता है टाटा मोटर्स। 630 का स्टॉप लॉस है, 650, 658, 665 के टारगेट पे। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, और 9 o'clock भी जबरदस्त एक्शन रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और एनालिसिस हैं जो रखेंगे, लेकिन तब तक हमारी रिसर्च टीम से आइए मुलाकात कर लेते हैं। पूजा, कुशल, आशीष तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, मॉर्निंग, आपके साथ शुरुआत करेंगे, पहले ट्रिगर्स बताइए। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। ट्रिगर्स में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के नतीजे आएंगे कैश सेगमेंट से, तो उस पर होगा फोकस। और नावा लिमिटेड आज से बायबैक खुलेगा कंपनी का 12 मार्च तक। जो प्राइस है इसका वो 500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। और ग्लोबल इवेंट की बात करें तो यूरोप में ECB की पॉलिसी आएगी। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स में कैस्ट्रॉल इंडिया पर नजर रखिए। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि सऊदी अरामको का BP के कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट एसेट्स को खरीदने के लिए बोली संभव है। और इसमें कुछ हिस्सा या फिर पूरी कंपनी का अधिग्रहण यहाँ पर करने की योजना है। जो डील है वो 85,000 करोड़ की बोली यहाँ पर आने की संभावना बताई जा रही है। तो बड़ी डील होते हुए कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए इस पर आज फोकस रहेगा। जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी नजर रखें। US FDA की तरफ से कंपनी की एक टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इसका जो इस्तेमाल है ये ब्लड कैंसर के इलाज में होता है। और आपको बता दें कि अमेरिका में इस दवा की जो सालाना बिक्री है वो करीब 15,750 करोड़ की है। बैंक्स और NBFCs पर भी नजर रखिए आज, क्योंकि RBI ने जो मौजूदा लिक्विडिटी हालात थी उसकी समीक्षा की है और अब 2 चरणों में 1 लाख करोड़ के OMO के ऑक्शन की यहाँ पर घोषणा की है, 12 और 18 मार्च को। और हर चरण में 50,000 करोड़ का ऑक्शन होगा। तो ये इस खबर के चलते आज बैंक्स और NBFCs वापस से फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड, PNB हाउसिंग, इन पर नजर रखिए। तीनों ही कंपनियां अप्रैल सीरीज से FNO में शामिल होंगी। बदलाव 28 मार्च से लागू होंगे। और आखिर में ओला इलेक्ट्रिक, खबर आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक को PLI ऑटो योजना के तहत करीब 73 करोड़ का इंसेंटिव मिला है। और आपको बता दें कि इंसेंटिव प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली 2 व्हीलर ऑटो कंपनी होगी। तो आज इस पर भी फोकस रखें। ऑलराइट, कुशल, मॉर्निंग, आपकी बारी आती है। बताइए कौन कौन सी खबरें जहां आप फोकस कर रहे हैं। मॉर्निंग नया खबरों के लिए आज से एंजल वन ने अपना फरवरी महीने का बिजनेस अपडेट दिया है, जहां पर उन्होंने यहाँ पर एवरेज क्लाइंट फंडिंग जो है वो फंडिंग बुक जो है वो 3.5% तक मंथ और मंथ
घटती हुई दिखी है। साथ ही क्लाइंट बेस भी 1.5% बढ़कर 3 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। यूनिक म्यूचुअल फंड एसआईपी रजिस्ट्रेशन में 24.6% की गिरावट भी है, ऐसा उन्होंने अपडेट दिया है अपने बिजनेस अपडेट के लिहाज से। आईएल केमिकल्स EDQM से एपीआई प्रोडक्ट के लिए सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको मिलता हुआ दिखा है। एक एपीआई है उसके लिए सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होता हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर जो CEPC मान्य तमाम जो देश है उस पर इस एपीआई को एक्सपोर्ट ये करते हुए नजर आएंगे। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को करीबन 81 करोड़ का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन वर्क्स के लिए ये ऑर्डर मिला है जो कि 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। ओम इंफ्रा यहाँ पर यूपी जल निगम ग्रामीण से करीबन 448 करोड़ के 2 ऑर्डर मिलते हुए इनको दिख रहे हैं। वाटर सप्लाई वर्क्स संचालन और रखरखाव के लिए ये ऑर्डर है। प्रमोटर पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है रेन इंडस्ट्रीज में, जहां पर प्रमोटर सुजाला इन्वेस्टमेंट्स ने करीबन 30,900 शेयरों की खरीदारी की है ओपन मार्केट के जरिए 4 मार्च को। और दूसरी तरफ आनंद राठी वेल्थ फोकस में रहेगा, जहां पर प्रमोटर आनंद राठी जी ने 30,000 शेयरों की यहां पर बिकवाली की है। 9.97% हिस्सा अब इनका हो गया ओपन मार्केट के जरिए। ये भी 4 मार्च को ही सौदा किया गया था। चलिए, तो खबरें भी हैं और साथ ही प्रमोटर एक्शन भी भरपूर हमें देखने को आजकल मिल रहा है। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और वक्त हुआ है FIR का बिल्कुल के साथ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस का ध्यान कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे बन रहा है, आइए आशीष से जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले निप्पॉन लाइफ AMC यहाँ पर आप रखिएगा नजर। रिपोर्ट आई है HSBC की तरफ से, जहां पर एक डाउनग्रेड देखने को मिला है। जो पहले खरीदारी की राय थी अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस में अगर आप देखें तो बड़ा करेक्शन किया। 840 रुपए से अब लक्ष्य को घटाकर 550 कर दिया है। 540 करके क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बढ़िया एक्शन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। कारण ये कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दी है और 1660 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। 1176 रुपए के करीब का भाव चल रहा है और ये बता रहे कि 43% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो कोविड लोस के बाद से सबसे सस्ते हैं, तो यहाँ पर नजर रखिए। HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 10 रुपए से बढ़ाकर 1590 कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1606 रुपए के टारगेट के लिए। आयशर मोटर्स बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय दे रहे हैं, 6000 रुपए का टारगेट दिया और बता रहे कि जो नई बुलेट लॉन्चेस की हैं इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। BSE में कल ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है, रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आई है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 4880 से घटाकर अब करंट मार्केट प्राइस के करीब 4230 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है। चोला इन्वेस्टमेंट जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 1650 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है और बता रहे कि इनके जो ऑटो लोन सेगमेंट है इसमें ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल सकती है। सन फार्मा रिपोर्ट आई HSBC की तरफ से, खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 2280 से घटाकर अब 2000 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 1582 रुपए के करीब चल रहा है। और अंत में KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप खास नजर रखिएगा। पॉलीकैप की तरह इनकी भी मैनेजमेंट मीट हुई है, जिसमें ये बता रहे कि फिलहाल कोई खास कंपटीशन से असर देखने को नहीं मिलेगा। न्यूट्रल की रेटिंग दी है गोल्डमैन सैक्स ने और टारगेट दिया है 3780 रुपए का। ओके, तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स आशीष। आज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स भी सबसे ज्यादा रिलायंस पर ही आई हैं और सबसे अच्छी कमेंट्री टारगेट्स भी रिलायंस पर ही है सर। ठीक है ना, हमारा स्टॉक ऑफ द डे ठीक बेस्ट है सर। आशीष ने बोल दिया, ठीक है। चलिए आइए एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात, वक्त है पिक ऑफ द डे का। रीगेनिंग ओल्ड ग्लोरी। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी को, सुप्रभात आशीष को भी, क्योंकि इन्होंने रिलायंस पे बताया सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स हैं और मेरा भी पिक ऑफ द जो डे है वो रिलायंस ही है। सुप्रभात सारे को पैनलिस्ट को भी, देश विदेश में देख रहे हैं हमारे सारे जी बिजनेस के व्यूअर्स को भी अनिल जी सुप्रभात है। रिलायंस ही अनिल जी पिक ऑफ द डे। यहाँ पर एक बुल पुश नाम का एक पैटर्न बना है, 1175 की क्लोजिंग है, 1160 का लगाना है स्टॉप लॉस और टारगेट है 1200 के टारगेट है। तो रिलायंस है मेरा पिक ऑफ द डे। 1200 के लक्ष्य के लिए रिलायंस को खरीदें। और चूंकि वैसे तो मार्केट खुलने के पहले मेरी भी पिक है बंसल जी की, वैसे तो धन्यवाद देना कोई बनता नहीं, जरूरी है नहीं, लेकिन मैं अच्छी परंपरा हमेशा कायम रखना चाहता हूं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए बंसल जी आपसे पहले चूंकि मैं दे चुका हूं तो मेरा दिल से आभार स्वीकार करें। जी बंसल जी।
नहीं अनिल जी, जब भी आपके पास समय होना, मेरे पास एक टफ क्वेश्चन है अनिल जी आपके लिए, तो धन्यवाद मैं दूंगा अनिल जी जब आप उस सवाल का उत्तर देंगे, हाँ तब मैं धन्यवाद दूंगा। तो एक टफ क्वेश्चन है अनिल जी डेफिनेटली आपके लिए मैं मेरे वीकेंड पे काफी फ्री हूँ, जयपुर में ट्रेवल कर रहा हूँ, आपसे उस समय जरूर बात करूंगा। टफ क्वेश्चन है तो फिर अभी अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। अनिल जी, सबसे पहले तो भी आपने कहा रीगेनिंग ओल्ड ग्लोरी, हाँ तो ये बंसल जी के संदर्भ में अनिल जी ओल्ड शब्द का प्रयोग ना करें कृपा करके। अनिल जी, बंसल जी मन से चंचल अच्छा हैं, उनका अच्छा, नाम इसलिए डॉक्टर बंसल जी बंसल ने है, रेस्पॉन्स नहीं तो किया। इसलिए अनिल जी ये ओल्ड शब्द का इस्तेमाल। हाँ तो कुणाल जी इसलिए बंसल जी जी ने अनिल जी, रेस्पॉन्ड नहीं किया। बिल्कुल। मुझे क्या लगा कि मैंने इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट दे दिया रिगेनिंग ऑल ग्लोरी, तो बंसल जी समझ नहीं पाए कि ये कॉम्प्लीमेंट था। नहीं तो आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट मिले और बंसल जी उसको 3-4 बार अलग अलग तरीके से वापस ना बोले, ऐसा होता नहीं है। या तो वो वजह है या ओल्ड की वजह से। बंसल जी किस वजह से आपने कॉम्प्लीमेंट स्वीकार नहीं किया? नहीं अनिल जी, मैं ना समझ ही नहीं पाया अनिल जी। मैं अब समझा अनिल जी, रिगेनिंग ओल्ड ग्लोरी, और ये जो कुणाल जी कह रहे हैं ना ओल्ड मत बोलो। हाँ देखो जी, हम तो जैसे वो होती है ना, जितनी वाइन ओल्ड होती है उतनी वो अच्छी होती है, उतनी वो न्यू होती है, उतनी पसंद की जाती है। हाँ अनिल जी, वो थोड़ा सा आपने एकदम से मतलब कि स्लैंग भी नहीं मारा अनिल जी, बोला तो सिंपल ही था, बट थोड़ा सा समझने में नहीं मतलब कि नहीं लेट हो गया अनिल जी। ट्यूबलाइट की तरह ना मैं थोड़ा लेट समझ में आया। जब कुणाल जी ने आंसर दिया तब समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट मिला था, थैंक यू नहीं दिया। तो अनिल जी थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं भी वही समझा था, लेकिन कुणाल जी को चूंकि आपकी खिंचाई करनी थी ना, इसलिए ओल्ड ओल्ड वाली बात कर दी। यू आर एवर यंग डॉक्टर बंसल जी। कुणाल जी बताएं सर अपना पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखा सीईएससी के चार्ट पर। तो मेरी राय में सीएससी बाय करना चाहिए। स्टॉक ने नीचे के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बना लिया है और एक पैटर्न पूरी तरह से मुकम्मल हुआ है। पैटर्न को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। नेकलाइन का ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक तैयार है ऊपर जाने के लिए। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 137 रुपए पर 137 पर स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट होगा 147 रुपए का 147 का, और इवेंचुअल टारगेट 153 रुपए का। तो 153 के टारगेट के लिए सीएससी में खरीदारी करें। दरवेशी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी सुप्रभात। अनिल जी, मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली थी कल परसों में, वो कायम रहेगा और यहाँ पर थोड़ा ट्रैक्शन ज़्यादा भी रहेगा। रीजन एक है तो आरबीआई का काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी बूस्ट आया, प्लस करेंसी लगता है अप्रिशिएट होगा, क्योंकि कल रात डॉलर इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी, तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी मैक्रो लेवल पे बेनिफिट मिलना चाहिए। पिक ऑफ द डे रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। इसी क्षेत्र से मुझे लगता है नियर टर्म में 110 से 112 के प्राइस टारगेट के लिए ये स्टॉक एक बार रिस्क लगा सकता है, और इसके जो नंबर्स रहे काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, मतलब 15% के आसपास इनका एडवांसेस ग्रोथ रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ 12% के हिसाब से रहा है, और बाकी जो सारे पैरामीटर्स हैं, चाहे वो निम्स हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, एसेट क्वालिटी हो, सभी काफी स्टेबल रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये और बेहतर होंगे। सो बैंक ऑफ इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी। ओके, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 110 112 के लक्ष्य के लिए स्वागत सुमित जी का भी किया जाए, और जाहिर सी बात है कुछ बढ़िया बाय कॉल आएंगे, क्योंकि कल सुमित जी सेकंड हाफ में एकदम से बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हुए दिखे थे। सुप्रभात, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी, कल बहुत दिनों के बाद मार्केट में एक अच्छी हरियाली देखने को मिली थी और एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे क्लोज भी देखने को मिला है, तो बाय कॉल ही है रडार पे। ऑटो सेक्टर पे नजर रखना है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स एक एक करके अच्छा मोमेंटम के लिए तैयार है। जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव है 2725, 2726, 2725, 2726। स्टॉक का नाम है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से थोड़ा हलचल दिखा रहा है, मोमेंटम का शुरुआत किया है और अभी यहाँ से और अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 2650, 2660 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 2660 के स्टॉप लॉस से M&M में खरीदारी करें। 2800, 2850 ये टारगेट्स ऊपर में जल्दी M&M में देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। दरवेश जी, एक राय आपसे लेना चाहता हूँ मेटल शेयरों पर, क्योंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ के मामले में थोड़ी नरमी का रुख अपनाया है। एक वो थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव ये है कि डॉलर इंडेक्स घट घटा के 104 पे आ गया है। आपको क्या पसंद है? देखिए, ओवरऑल जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, एक तो ट्रेड बनता है वहाँ पे,
जस्ट बिकॉज की करेंसी का एक फैक्टर रहेगा। बट मुझे लगता है कि जो ऑयल कंपनी से रिफाइनर्स हैं जैसे HPCL, BPCL, जिसके आप जिक्र भी सुबह मॉर्निंग में कर रहे थे, तो वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेड जरूर निकल के आएगा। इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो करेंसी तो घटा ही घटा है, आई मीन डॉलर इंडेक्स घटा है, जिसके कारण अपने को INR में बेनिफिट होगा। और दूसरा एक और कारण है कि तेल के दाम में भी काफी बड़ी गिरावट आई है। तो ओवरऑल रुझान जो है ट्रेडिंग के लिहाज से रिफाइनर्स में ध्यान लगाना चाहिए। HPVP वहां पे टॉप पिक रहेंगे। सिंस धर्मेश सर, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पर ऑयल स्पेस की, कमोडिटी स्पेस की बात करें, कैस्ट्रॉल इंडिया पे मैं व्यू आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि सऊदी अरामको का BP के कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट एसेट्स को खरीदने के लिए बोली संभव है। 85,000 करोड़ के आसपास की बोली की बातचीत चल रही है। क्या व्यू है सर आपका? गुड मॉर्निंग नया जी। देखिए, ये एक वन ऑफ ट्रेड है, बिकॉज कैस्ट्रॉल इंडिया का बिजनेस वाइज तो कोई खास ट्रैक्शन है नहीं। हालांकि रिटर्न रेशियोज वो सब काफी अच्छे रहते हैं इसके, बिकॉज कि इनका कैपेक्स पूरा आउटप्ले हो चुका है। तो एक ट्रेड के हिसाब से इसको जरूर एक बाई करके चल सकते हैं। अगर 5-10% के आसपास का इसमें बेनिफिट मिलता है तो मिलता है। बट अगर लॉन्ग ट्रेंडिंग एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बाई करके पोर्टफोलियो में रखने वाली बात है, तो वहां पर न्यूट्रल व्यू, वहां निवेश करने की सलाह तो नहीं है। ऑलराइट, चलिए, ये रहा कैस्ट्रॉल इंडिया में आती हुई। कुणाल सर, आपसे एक जाइडस लाइफ पे व्यू लेना चाहूंगी। कल भी इनके लिए एक दवा की मंजूरी की खबर थी, और आज भी इनके ब्लड कैंसर के इलाज के दवा में के लिए जो इस्तेमाल होती है दवा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को US FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है, और बड़ा सालाना कारोबार है US में। सर बताइए, जाइडस लाइफ कैसा लग रहा है? देखिए, एक पुलबैक की संभावना नेहा बनी है। यहाँ पर स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छा करेक्शन देखा, और करेक्शन के बाद स्टॉक एक मेजर सपोर्ट तक आया। वहां से हमने कल के ट्रेड में इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ एक पुलबैक एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये एक्सटेंड करेगा पुलबैक, और इसमें बहुत मुमकिन है कि आपको 915-920 के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है और अभी तक नहीं निकले हैं, होल्ड करें, उछाल में निकलने का प्रयास करें, ये मेरी राय होगी। तो अगर मान लीजिए पुलबैक और ऊपर ले जाता है स्टॉक को, तो 920-925 के आसपास एग्जिट करने की राय। ओके, तो उछाल में निकले, और उछाल आने की संभावना आज पूरी बन रही है अच्छी खबरों के दम पर। आइए स्वागत किया जाए सुदीप शाह साहब का भी, SBI सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुदीप जी, सुप्रभात। बताएं सर, क्या लाए हैं आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। अनिल जी, आज मुझे लग रहा है थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आ सकता है। डिफेंस में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। सुदीप जी, ब्रेकफास्ट में क्या लाए, मैं ये पूछ रहा। ब्रेकफास्ट में तो वही फाफड़ा जलेबी। हर रोज आपसे तो जय से भी बड़े गुजराती निकले आप। हर रोज नहीं, जिस दिन मूड अच्छा है, जिस दिन मार्केट अच्छा है, गुड मॉर्निंग बोलने की अगर परमिशन देते हैं, उसी दिन तो मजा आता है फाफड़ा जलेबी खाने का। नहीं, परमिशन तो क्या आप जो चाहे बोल सकते हैं, हम एक्सेप्ट करें ना करें गुड मॉर्निंग वो अलग बात है। आज हम करेंगे बिल्कुल फाफड़ा जलेबी वाली गुड मॉर्निंग। अब बताइए डिफेंस शेयर। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आजकल देखिए अनिल जी, फाफड़ा तो नहीं, जलेबी तो अनिल जी हम भी खा रहे हैं। और अनिल जी, एक कॉकटेल समोसे आते हैं अनिल जी, छोटे छोटे। तो अगर आपके पास समय हो अनिल जी, तो वापसी पर दिल्ली से रूट बनाए अनिल जी, तो कॉकटेल समोसे अनिल जी पैक भी करके दूंगा पूरी जी बिजनेस के लिए, और आपके साथ बंसल जी, इतना भी क्या पेय पदार्थों से आपका प्यार, समोसे में भी कॉकटेल। समोसे तो सादे वाले खा लीजिए। पंजाबी समोसे खाइए, आप खुद पंजाबी है, समोसे में भी कॉकटेल है। दिस इज नॉट फेयर। हमारे जलेबी फाफड़ा ठीक है जी। सुधीर जी बताए। अनिल जी, स्टॉक जो आज अच्छा लग रहा है वो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 273-275 का रेट चल रहा है। पिछले 2 दिन से स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हुआ है, और जो पिछले 3-4 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि जो 240 और 250 का जो जोन था, एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन बन के रहा है ये स्टॉक के लिए, और कल अच्छा पुल बैक आया है। तो मुझे लग रहा है कि वापस से ये स्टॉक आउट ऑफ ऑल द डिफेंस स्टॉक ये सबसे कम गिरा था, और सबसे पहली चाल चल रहा है रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजिशनल राय बना के रखनी चाहिए। 266 के स्टॉप लॉस के साथ 290-295 का टारगेट मुझे लग रहा है 2 से 3 महीनों में आ सकता है। तो एज अ पोर्टफोलियो पिक एक अच्छा जोन है यहाँ पे, लोअर लेवल से ये लेवल पर, और थोड़े अगर डिप्स आए मार्केट में तो डिप्स पर ऐड करने के लिए। यह है BL में खरीदारी करने का। इस बीच ओहो, अवंती फीड्स डे 2 कल भी था, आज भी, कल ही था ना? कल था। कल भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, आज फिर से बड़ी ब्लॉक डील। हाँ, कल वो थाई इन्वेस्टमेंट में किसी ने बेचा था, करेक्ट? यस।
आज भी वहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील, उनके पास है स्टेक काफी, हमारी टीम बता रही 20% से ज्यादा स्टेक थी। कल थोड़ी बेची है 4-5%, आज फिर से 4-5% अवंती फीड में बिकी थी। कल भी प्रीमियम पर बिकी थी स्टेक और आज भी लगता है फिर से प्रीमियम पर बिकती हुई दिख रही है। तो अवंती फीड में बार बार लगातार सौदे होते दिख रहे हैं। धर्मेश जी ट्रैक करते हैं आप या नहीं? तो फिर मेरे पास सुदीप जी हैं, उनसे मैं टेक्निकल राय भी ले सकता हूँ। धर्मेश जी, ओके, धर्मेश जी के बजाय सुदीप जी, आपने तो सुन लिया होगा, चार्ट भी खोल ही लिए होंगे अब तक, तो बताएं सर। अनिल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो दिन पहले क्लोजिंग शो में भी हमने अवंती फीड्स के ऊपर डिस्कशन किया था 715-720 के भाव के आसपास। तो तभी भी हमारा यही व्यू था कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, पहला साइन रिवर्सल का दे रहा था मार्केट में, जहाँ पे मिड कैप्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और कल हमने, और हमारा ये व्यू भी था कि 800 सवा 800 तक एक बार तो स्टॉक चलना चाहिए। और जो हिसाब से मोमेंटम कल बना है और डिलीवरी वॉल्यूम्स हुए हैं ये स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में, और आज ये ब्लॉक डील भी हम देख रहे हैं अभी जो हो रही है, मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बनता रहेगा और ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा। और जब तक, अब ये लेवल से अगर हम फ्रेश टेक्निकल आउटलुक देखें तो 740-745 का सपोर्ट जब तक होल्ड करेगा, तब तक 830 से लेकर 850 के लेवल्स यहाँ पे आने वाले 1 से 2 सप्ताह में आ सकते। ओके, तो ये है आपके लिए अवंती फीड्स। स्टॉक दिख रहा है मजबूत, ब्रेक के बाद एक बड़ी डील्स होती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल है कि बची हुई भी और बेचेंगे या बेच के खत्म